हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग ज्योग्राफी का 6th चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं और इसकी स्टडी चल रही है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था और बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ क्या हैं। अब हम उसमें आगे कंटिन्यू करते हैं। आप इस एनसीईआरटी बुक के इस चैप्टर में फर्स्ट पेज में आएंगे और यहाँ पर जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का इम्पोर्टेंस क्या है? अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ ना हों या मैन्युफैक्चरिंग ना की जाए तो इससे क्या कोई नुकसान है, या क्या इंसान या जो भी डेवलपमेंट है वो घाटे में रहेगा? तो ऑब्वियसली ये बिल्कुल फैक्ट है। और आपको पता है कि इस समय पूरी दुनिया में फास्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट और रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करके और उससे सेकेंडरी प्रोडक्ट में कन्वर्ज़न, ये एक आम बात है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर कोई भी देश प्रोडक्शन नहीं करता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को सेटअप नहीं करता है, तो आप ये मान कर के चलिए कि इंटरनेशनल लेवल पर वो कंट्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट से लेकर के हर फील्ड में पिछड़ जाएगा। देखिए, आज के इस इकॉनमी और ग्लोबलाइजेशन के दौर में, इस टाइम पीरियड में जो भी दौर चल रहा है उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट सबसे प्रायोरिटी में है, फर्स्ट है और फर्स्ट प्रेफरेंस में इसको रखा जाएगा। और इसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ में बाकी सभी डेवलपमेंट जुड़े हुए हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही किसी कंट्री को या किसी पर्सन को इंडिविजुअल पॉलिटिकल डेवलपमेंट में आगे बढ़ाता है, उसको पॉलिटिकल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, उसकी पॉलिटिकल अप्रोच और पॉलिटिकल सेक्टर में उसका जो कद है, स्टेटस है, ऊपर उठता है। उसी के अकॉर्डिंग ही आपने देखा है कि फिर उसका जो एजुकेशनल सेक्टर है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फिर इसके बाद रिलीजियस सेक्टर भी उसी से जुड़ा हुआ होता है। तो आप आगे देखेंगे कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के साथ ही, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ ही बाकी सभी डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट और जो सो कॉल्ड आप जितने भी टाइप के किसी की प्रोग्रेस की बात कर सकते हैं, वो सारे के सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ में और उसके पीछे जुड़े हुए हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट सबसे मस्ट है और आगे है आज के इस युग में, इस मॉडर्न एरा में। और देखिए यहाँ पे फर्स्ट पेज में ही लेफ्ट हैंड साइड में लास्ट लाइन को क्लियर लिखा हुआ है, द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ ए कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहाँ पर सेटअप और उस कंट्री में चलने वाली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट पर मेज़र किया जाता है। कोई कंट्री कितना ज़्यादा आगे है, फॉरवर्ड है, ताकतवर है, उसकी मेजरिंग किससे होती है? उस कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट और उसका जो एक्सपेंशन है उस पर डिपेंड करता है। आप किसी भी कंट्री को देख लिए, एशिया का एकमात्र देश जो डेवलप्ड कंट्री है, जापान, वो जापान आपको पता है कि इंडस्ट्रीज़ की बदौलत ही, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रीज़ की बदौलत ही पूरे एशिया में और ख़ास करके वर्ल्ड की जो टॉप डेवलप्ड कंट्रीज़ की रैंकिंग है उसमें बना हुआ है। अदरवाइज़ जो भी कंट्री, चाहे मोस्टली अफ्रीका के जो कंट्रीज़ हैं या वेस्ट एशिया और साउथ एशिया की कंट्रीज़ हैं, ये लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं। तो उसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ कम हैं और इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आप जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको देख लीजिए, 100% ये श्योर है कि वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट और इनका एक्सपेंशन बहुत लार्ज स्केल में हुआ है। चाहे वो यूएसए हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो या यूरोप के जितने भी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ हैं जो हाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट जोन में आते हैं, तो आप उन सब में देख लीजिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का उनके लिए बहुत बड़ा रोल है। और वही हम लोग इसमें देखने जा रहे हैं इस टॉपिक में, इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में। उसमें क्लियर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज़ कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ द डेवलपमेंट इन जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर, मेनली बिकॉज
वो कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री किसी भी कंट्री के लिए बैकबोन है, उस देश की रीढ़ की हड्डी के समान है, जिसके ऊपर पूरे शरीर का कंट्रोल डिपेंड करता है। अगर इंसान की रीढ़ की हड्डी टूट जाए या डैमेज हो जाए तो उसकी पूरी बॉडी का आप मान लीजिए कंट्रोलिंग सिस्टम डैमेज हो जाएगा और फिर उसका चलना फिरना बैठना उठना सब मुश्किल हो जाएगा। कुल मिलाकर के वो अपाहिज हो जाएगा। ऐसे ही किसी भी देश में अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप्ड है, मजबूत है, तो इसका मतलब वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री होगा और उसका इम्पैक्ट दूसरे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ में और सेक्टर्स में भी पड़ता है। जैसे कि नंबर 1, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नॉट ओनली हेल्प इन modernizing agriculture, which forms the backbone of our economy, they also reduce the heavy dependence of people on agricultural income by providing them jobs in secondary and tertiary sectors. यहाँ पर साफ साफ कहा जा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के वजह से ही किसी देश की जनता का जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी है, कृषि के ऊपर जो निर्भरता है वो कम हो जाती है, जिससे कि कृषि के ऊपर भारी जनसंख्या का दबाव नहीं आता है और ऐसे लोगों को दूसरे सेक्टर्स में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, इंडस्ट्रीज़ में और फिर सर्विस सेक्टर में, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, कम्युनिकेशन हो या मार्केटिंग हो, इन सब जगह पर जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो एग्रीकल्चर के ऊपर जो बोझ आता है, मान लीजिए 1 बीघे खेत में 2 लोगों की ज़रूरत है और एक फैमिली में 4-5 लोग हैं और वो सब के सब उसी में लगे हुए हैं, तो ये उस एग्रीकल्चर पर बोझ बने हुए हैं। ज़रूरत सिर्फ 2 लोगों की थी और बिना वजह में उसमें 4-5 लोग एंगेज हैं, लगे हुए हैं, उनका टाइम ख़राब हो रहा है और जो इनकम 2 लोगों को होनी थी अब वो 4 लोगों में बढ़ जा रही है। इससे क्या हो रहा है, ये एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर बोझ बन रहे हैं। फिर क्या होता है, फैमिलीज़ में जब डिवाइडेशन होता है तो ये जो खेत हैं उनमें डिवीज़न किया जाता है, उनका बंटवारा होता है और जिससे क्या होता जाता है, जो खेतों का रकबा है, जो फील्ड्स का, फार्म लैंड्स का एरिया है, जो साइज़ है वो छोटा होता चला जाता है। और आप देख रहे होंगे कई जगह पर तो जिन फैमिलीज़ का स्ट्रक्चर और साइज़ बहुत बड़ा हो गया है, उनमें कभी कभी एक आदमी के नाम सिर्फ कुछ थोड़ी सी ज़मीन, आधे हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन आती है, जो कि उसको स्मॉल फार्मर्स की कैटेगरी में रख देती है और उनको उस एग्रीकल्चर से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि छोटे से खेत में उनकी पूरी लाइफ या उनकी फैमिली का खर्च नहीं चल सकता, तो वो खेतों को या तो बेच देते हैं या एग्रीकल्चर छोड़ करके किसी और काम में एंगेज हो जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ क्या करती है, एग्रीकल्चर सेक्टर पर जो डिपेंडेंसी है बहुत भारी भरकम पॉपुलेशन की, उसको ये कम कर देता है, कुछ लोगों को दूसरे सेक्टर में भी रोज़गार प्रोवाइड कर देता है, तो कृषि के ऊपर इतना भारी भरकम बोझ नहीं पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज़ ए प्री-कंडीशन फॉर ग्रेडिकेशन और unemployment and poverty from our country. This was the main philosophy behind public sector industries and joint sector ventures in India. It was also aimed at bringing down regional disparities by establishing industries in tribal and backward areas. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का एक और रोल है कि ऐसे लोग जो किसी वजह से पिछड़े हुए हैं या गरीब हैं, जिनके पास कोई वर्क नहीं है, जॉब नहीं है और वो या तो स्किल्ड नहीं है या फिर अनस्किल्ड है, इन सभी कंडीशंस में एक लार्ज मास पीपल्स को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ जॉब प्रोवाइड कराने में सक्षम हैं। और इसीलिए आपने देखा है कि इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद यहाँ पर बहुत ही हैवी, मतलब लार्ज स्केल की इंडस्ट्रीज़, वो चाहे प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हों या फिर पब्लिक सेक्टर की हों, गवर्नमेंट सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ या फिर जॉइंट सेक्टर की हों, इनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल सके। एक चीज़ और भी होती है, इन इंडस्ट्रीज़ के लिए जहाँ पर कोई सेकेंडरी प्रोडक्ट बन रहा है, मान लीजिए कोई कॉटन इंडस्ट्री है, अब वहाँ पर कॉटन क्लॉथ्स बनते हैं, कॉटन थ्रेड बनता है, तो आपको पता है कि उसके लिए रॉ कॉटन चाहिए, कच्चा कपास चाहिए, रुई चाहिए, और वो कहाँ से आती है, वो किसान खेतों में उगाते हैं। तो इससे क्या होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर को भी हेल्प मिलती है।
अगर कपास से, रुई से कपड़े नहीं बनते होते तो इतना ज़्यादा मात्रा में कपास उगाने का और उसकी अच्छी खासी कीमत मिलने का किसानों को कोई लालच नहीं होता, कोई फ़ायदा नहीं होता है और वो कपास नहीं उगाते। लेकिन कपास की खेती फ़ायदेमंद है, किसान उसमें लगन से मेहनत करते हैं और अच्छा खासा कपास उगा करके उससे अर्निंग करते हैं। और यही कपास, ये चीज़ें इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में जाता है, कॉटन इंडस्ट्रीज़ में, और वहाँ पर बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलता है इसकी वजह से, और एग्रीकल्चर सेक्टर को एक सहारा मिल जाता है कि उनका प्रोडक्ट, उनका जो रॉ कॉटन है वो ख़रीदने वाला कोई ख़रीदार भी है। ऐसे ही आप हर एक इंडस्ट्री को देख सकते हैं, उसमें रॉ मटेरियल जो है वो या तो एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है, या एनिमल हस्बेंड्री की सेक्टर से आता है, या फिर किसी और सेक्टर से आता है, प्राइमरी रीजन से, जहाँ पर बहुत से लोगों को रोज़गार मिलता है और उनका जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चा माल है, उसका ख़रीदार सरकारी इंडस्ट्रीज़ या प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जिससे उनको कीमत मिलती है। शुगर केन का भी ऐसे एग्जाम्पल है। आप गन्ने को देखिए, किसान इतना भारी मात्रा में गन्ना उगाते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, पंजाब, हरियाणा या गुजरात, महाराष्ट्र हो। अगर इसका यूटिलाइजेशन ये शुगर इंडस्ट्रीज़ में नहीं होता है, इस गन्ने से अगर शुगर नहीं बनाई जा रही होती शुगर मिल्स में, तो इतने ज़्यादा मात्रा में गन्ना किसान उगा करके उससे कोई अर्निंग नहीं कर पाता। वो सिर्फ थोड़ा बहुत गुड़ वगैरह बना करके और उसको डोमेस्टिक यूज़ में करने के बाद में बाकी गन्ने की कोई कीमत नहीं होती। लेकिन आज गन्ने की अच्छी कीमत किसानों को मिल रही है, उसका कारण है ये शुगर मिल, शुगर इंडस्ट्रीज़। और आपको पता है इंडिया शुगर इंडस्ट्रीज़ में पूरे वर्ल्ड में टॉप रैंकिंग में है, फर्स्ट सेकंड रैंकिंग में रहता है। शुगर केन में फर्स्ट रैंक में है और शुगर के प्रोडक्शन में सेकंड रैंक में आता है। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अदर सेक्टर्स को, खास करके एग्रीकल्चर सेक्टर्स को बहुत हेल्प कर रहा है, क्योंकि उसके रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में यूटिलाइज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स expands trade and commerce and bring in much needed foreign exchange। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बना हुआ जो प्रोडक्ट है वो विदेशों को जाता है, और इससे क्या होता है, विदेशी मुद्रा, विदेशी धन प्राप्त होता है, जिससे कोई भी कंट्री बहुत ही जल्दी डेवलप्ड कंट्रीज़ की रैंकिंग में या विदेशी मुद्रा की प्राप्ति में आगे बढ़ सकता है। भारत को भी अपने बहुत सारे प्रोडक्ट फॉरेन अदर कंट्रीज़ को बेच करके जो अर्निंग होती है, जो डॉलर की अर्निंग आती है, जो विदेशी मुद्रा मिलती, उससे फिर इंडिया अपने लिए कुछ ज़रूरत की चीज़ें खरीदता है। जैसे कि अभी आपने देखा था राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस से खरीदे गए, और कंटिन्यूसली आपको पता है कि भारत में पेट्रोल ज़्यादा नहीं है, तो पेट्रोलियम की परचेजिंग इंडिया को अरेबियन कंट्रीज़ से, गल्फ़ कंट्रीज़ से करनी पड़ती है, जिसमें बहुत पैसा खर्च होता है। तो अगर हम विदेशों से कमाएंगे नहीं कुछ बेच करके, तो फिर हम दूसरों से कोई चीज़ कैसे खरीदेंगे, और हम डेवलपमेंट में फिर पिछड़ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल्स इनटू ए वाइड वैरायटी ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऑफ हायर वैल्यू आर प्रॉस्पेरस। इंडियाज प्रॉस्पेरिटी लाइज in increasing and diversifying its manufacturing industries as quickly as possible। किसी भी देश में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ जितना ज़्यादा हाईली मॉडिफाइड होती हैं और मॉडर्नाइज होती हैं, जितनी मशीनरी जहाँ पर नई है और उस हाई टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जो प्रोडक्ट बनता है वो उतना ही ज़्यादा जो फिनिश्ड है, देखने में अच्छा, यूज़ करने में बेनिफिशियल, और हर तरीके से आप कह सकते हैं कि उससे लोगों को फ़ायदा है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स की डिमांड दिनों दिन पूरे वर्ल्ड में बढ़ती जा रही है। तो इसका ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो कंट्री आप देखते हैं जितने ज़्यादा फिनिश्ड गुड्स, जितनी अट्रैक्टिव गुड्स, और आप कह सकते हैं कि वैल्यूएबल गुड्स का प्रोडक्शन कर रहा है, आप उसकी मार्केटिंग और दुनिया भर में उसकी कीमत उतनी ज़्यादा, उतनी बिक्री करके वो पैसा अर्न करता है। आप चाहे सैमसंग को देखिए, चाहे आप एमआई को देखिए, आज के दौर में जैसे भी मोबाइल नेटवर्किंग का जो दौर चल रहा है, ऐसे बहुत सारी कंपनियां देख रहे हैं जिनका जो प्रोडक्ट है, जिनके मोबाइल फ़ोन या जिनके सिम हाथों हाथ बिक जाते हैं, उनको बहुत इनकम हो रही है। उसका रीज़न यही है कि वो अपनी इंडस्ट्री में मॉडर्न मशीनरीज़ का, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा लेटेस्ट प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो वो लेटेस्ट प्रोडक्ट को फॉर्म करना और दुनिया के सामने उनको बेचना, उससे अर्निंग करना, ये कंट्रीज़ की इनकम में और उसके
डेवलपमेंट में, उसकी प्रॉस्पेरिटी में हेल्प करता है। तो अगले ही टॉपिक में हम फिर मिलेंगे, तब तक आप इसकी रीडिंग करते रहिए, समझते रहिए, और कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।